मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में आपका पुनः स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने कल बात किया था, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान सविनय अवज्ञा आंदोलन के द्वितीय फेज के पश्चात जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी सम्मिलित होते हैं और सांप्रदायिकता के प्रश्न को लेकर के वहां किसी भी प्रकार का कोई समझौता नहीं हो पाता है, तो गांधी जी वापस आ जाते हैं और पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ होने की घोषणा कर देते हैं। ठीक, जिस दौरान सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ उसी दौरान होता क्या है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन पद्धति देकर सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की। कारण क्या था? गांधी जी ने इसका विरोध भी किया। उसके पीछे कारण यह था कि गांधी जी जानते थे कि दलित जो है वो सनातन धर्म या हिंदू धर्म के एक अविभाज्य अंग के रूप में है, उनको कोई एक अलग धर्म के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। सिर्फ और सिर्फ दलितों को पृथक निर्वाचन पद्धति देने का मतलब है दलितों को हिंदुओं से अलग करने की नीति, क्योंकि दलित की संख्या काफी है। दलितों के समर्थन की प्राप्ति से अंग्रेज राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर कर सकते थे, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। परिणाम स्वरूप गांधी जी तुरंत पुणे की यरवदा जेल में ही अनशन पर बैठ गए। फिर मदन मोहन मालवीय, राजेंद्र प्रसाद, पुरुषोत्तम दास, इन लोगों की मदद से अंबेडकर और गांधी का समझौता हुआ, गांधी जी का, जिसमें अंबेडकर ने पृथक निर्वाचन पद्धति को नकार दिया, अस्वीकार कर दिया, और गांधी और अंबेडकर के मध्य जो समझौता हुआ उसके अनुसार प्रांतीय विधायिका में आरक्षित सीटों की, दलितों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 71 से 147 कर दी गई और केंद्रीय विधायिका में भी सीटों की संख्या में 18% की बढ़ोतरी की गई। ठीक, 1934 दिसंबर में कमेटी का रिजल्ट भी आ गया तृतीय गोलमेज सम्मेलन के बाद। वो रिजल्ट में 35 भारत शासन अधिनियम भी विधेयक को रखा भी गया, पारित भी हो गया। 1935 के भारत शासन अधिनियम विधेयक में दो चीजें महत्वपूर्ण थी। पहली ये थी कि प्रांतीय स्वायत्तता दे दी गई, प्रांतों के प्रबंध की संपूर्ण जिम्मेदारी भारतीयों को दे दी गई, और केंद्र में जैसे 1919 में प्रांतों में द्वैत शासन था, ठीक वैसे ही केंद्र में द्वैत शासन लागू कर दिया गया। अब प्रांत में सरकार गठन के लिए 1937 के फरवरी में चुनाव की घोषणा की गई। लोग अभी पिछली क्लास को रिपीट करवाएं। ठीक है, चुनाव की घोषणा की गई। उन चुनाव में कुल 11 प्रांत, उन 11 प्रांतों में 8 प्रांतों में कांग्रेस ने सरकार बनाई, 2 में लीग, एक में यूनियनिस्ट पार्टी, दूसरे में कृषक प्रजा पार्टी के साथ सहयोग से सरकार बनाती है, और जो सिंध वाला था उसमें गैर कांग्रेसी सरकार, यानी कई लोगों की सरकार, कई लोगों की पार्टियां मिलकर के सरकार का गठन करती हैं। अब समस्या यह होती है कि सरकार अच्छे से चल रही थी, सारी प्रांतीय सरकारें बहुत अच्छे से चल रही थी, लेकिन उसी दौरान द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ और भारत के वायसराय ने बिना विधायिका के, प्रांतीय विधायिका या केंद्रीय विधायिका की सहमति के भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में सम्मिलित होने की घोषणा कर दी। घोषणा की तो ठीक था, साथ ही साथ संपूर्ण देश में आपातकाल लागू कर दिया। इस पे विरोध हुआ, कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने, कांग्रेस ने भी 2 मांगे रखी कि आप पहले युद्ध के उद्देश्य और दूसरा ये बताओ कि युद्ध के पश्चात आप भारत को पूर्ण स्वतंत्र कर देंगे। बातें हुई, सरकार ने उपेक्षा किया। परिणाम स्वरूप कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने विरोध स्वरूप सामूहिक त्याग पत्र दे दिया। जब सामूहिक त्याग पत्र दिया तो लीग और अंबेडकर जी ने मुक्ति दिवस या धन्यवाद दिवस के लिए मनाया। अब बात आती है कि कैसे सहयोग प्राप्त किया जाए भारतीयों से, तो इसके लिए लॉर्ड लिनलिथगो ने अगस्त प्रस्ताव रखा भारतीयों के समक्ष, लेकिन उस पर भी सहमति नहीं बन पाई। इसी बीच में 1940 में ही मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग रख दी। ठीक है, अब सरकार के लिए व्यक्तिगत सत्याग्रह भी इसी समय शुरू किया गया। अगस्त प्रस्ताव जब नहीं हो पाया, कांग्रेस ने उसमें अपनी मांग रखी थी, अगस्त प्रस्ताव में दूसरी चीजें बात आई, सरकार द्वारा उपेक्षा किया गया। तो आंदोलन के लिए एक
दिशा बनाने की वजह से के रूप में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन भी किए गए। अब व्यक्तिगत सत्याग्रह किए गए तो एक गतिरोध है कांग्रेस में और ब्रिटिश सरकार में, गतिरोध को किसी तरीके से दूर करना है। और इस घटनाओं के पश्चात उन्हीं गतिरोध को दूर करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट से एक मिशन भेजा जाता है जिसे क्रिप्स प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन भी कहते हैं। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का आज का होगा क्रिप्स प्रस्ताव मार्च 1942। क्रिप्स प्रस्ताव मार्च 1942। क्रिप्स प्रस्ताव मार्च 1942। अब देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध शुरू है, 42 की बात है। इस समय तक ब्रिटेन को छोड़ करके दूसरी वैश्विक शक्तियां विश्व के मंच पर आ चुकी थी। भारत में या गांधी जी या दूसरे जो भी थे नेता विश्व में भी भारत की स्वतंत्रता के लिए प्रयास कर रहे थे। चिट्ठी पढ़ी, लिखा पढ़ी, जो भी हो सकता था वो सब कर रहे थे ये लोग। अब समस्या ये थी कि इतने लिखी पढ़ी के बाद क्या ब्रिटिश सरकार पर प्रेशर बनाया जाएगा। कहते हैं विश्व ने दबाव दिया, उसमें चाइना बहुत सपोर्ट किया भारत का। चाइना के उस समय कमांडर इन चीफ थे चियांग काई शेक, साम्यवादी सरकार तब नहीं था। ठीक है, चियांग काई शेक, उन्होंने फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे उन्हें पत्र लिखा था कि भारत को आजाद करने के लिए ब्रिटेन के ऊपर कहा जाए, ब्रिटेन को अब छोड़ देना चाहिए। तो ये चीजें दबाव की राजनीति चल रही थी, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात दो ही प्रमुख शक्तियां उभर कर सामने आती हैं, अमेरिका और रूस। ठीक है, चाइना तो बाद में बनी और अब तो दूसरी प्रमुख शक्ति है। ठीक है, तो देखिए वैश्विक दबाव के कारण विंस्टन चर्चिल जो द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। ये प्रश्न आया है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, तो विंस्टन चर्चिल। ठीक है, दबाव के कारण चर्चिल ने 11 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन की घोषणा की। क्रिप्स मिशन की घोषणा की। ठीक है, देखिए 11 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन की घोषणा की। क्रिप्स मिशन इसलिए भेजा गया ताकि भारतीयों और अंग्रेजी सरकार के बीच में जो गतिरोध है, बातचीत के माध्यम से उस गतिरोध को दूर किया जा सके। ठीक है, इस क्रिप्स मिशन के अध्यक्ष सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। ठीक है, 23 मार्च 1942 को भारत में विभिन्न नेताओं से बात की इन्होंने। ठीक है, 23 मार्च तक, 11 मार्च को भेजे गए, 23 मार्च को पहुंचे। 23 मार्च के पश्चात इन्होंने भारत में जिन भी दलों के नेता थे, जो प्रमुख नेता थे, उन सभी नेताओं से इन्होंने बात किया। ठीक है, यानी कब 11 मार्च का गठन हुआ, 23 मार्च को ये यहां पहुंचे। 23 मार्च के पश्चात भारत के विभिन्न नेताओं से अलग अलग बातचीत की। ठीक है, विभिन्न नेताओं से अलग अलग बातचीत की। बातचीत के पश्चात 30 मार्च को इन्होंने अपनी योजना प्रस्तुत की। अब समस्या ये थी कि योजना कुछ तो अच्छी रही होगी या नहीं रही होगी, कुछ तो रहा ही होगा।
लेकिन समस्या ये आ गई कि योजना में जो भी विधायी इन्होंने रखे थे वो सारे चीज पूरी करने की जब बात आई तो ये हुआ युद्ध के पश्चात भारतीयों को जो भी सहूलियत दी जाएगी वो सब कुछ युद्ध के पश्चात दी जाएगी। और इस योजना में जो प्रमुख बात थी उसमें यह कहा गया कि भारत राष्ट्रमंडल से अलग हो सकता है। पहला, ठीक, पहला हो गया भारत राष्ट्रमंडल से अलग हो सकता है। चलो भाई, स्वतंत्रता के पश्चात राष्ट्रमंडल में हम नहीं रहेंगे, ठीक है, रहने की इच्छा होगी तो रहेंगे, नहीं रहने की इच्छा होगी तो नहीं रहेंगे, ठीक, राष्ट्रमंडल से अलग हो सकता है। दूसरा, भारतीयों द्वारा संविधान के निर्माण का अधिकार दिया गया। भारतीयों द्वारा संविधान के निर्माण का अधिकार, ये सारी चीजें जो भी थी वो युद्ध के पश्चात होनी थी। समस्या यही थी, ठीक। और अगर सब कुछ युद्ध के पश्चात ही होगा तो युद्ध से पहले का होगा। बात हम तत्काल की कर रहे हैं, युद्ध के बाद क्या करेंगे आप, हमको उससे मतलब नहीं है। आज क्या कर रहे हो आप भाई, समझौता कब होगा? आप गतिरोध दूर करने आए हो तो गतिरोध तब दूर होता है जब आप चीजों को तुरंत दे दें। आश्वासन मात्र से गतिरोध दूर नहीं किए जाते। भाई गतिरोध आज आश्वासन दे दिया किसको, इतने दिन बाद व्यक्ति इतने दिन इंतजार करेगा। अरे अगर बहुत ज्यादा है, बहुत शब्र वाला है, बहुत कमजोर है तो उतने दिन इंतजार करने के बाद पुनः विरोध में कह जाएगा। और जब वो जानता है कि आप इस समय विपत्ति में हो, अगर वो जिद करता है तो उसकी जिद पूर्ण होने की पूर्ण संभावना है, तो वह आपके आश्वासन मात्र से नहीं संतुष्ट होगा। उसको आप आश्वासन नहीं बल्कि कार्य दिखाओ। ये चीजें थी। देखिए, स्थिति ये हुई कि इन ट्रिप्स मिशन का जो प्रस्ताव था, इस प्रस्ताव को कांग्रेस और लीग दोनों ने सिरे से नकार दिया या अस्वीकार कर दिया। और स्थिति ये थी कि गांधी जी ने तो इनके इस प्रस्ताव को कहा दिवालिया होने वाले बैंक का उत्तर दिनांकित चेक। गांधी जी ने कहा, बाद में नेहरू ने इसमें एक शब्द और जोड़ दिया था, तो उस बैंक का जो डूब रहा हो, ठीक है, उत्तर दिनांकित चेक की गांधी जी ने कहा और ट्रिप्स मिशन भी अस्वीकार हो गया। अब अगर समझौते के हम किसी परिणाम पर नहीं पहुंच चुके हैं, नहीं पहुंचे, तो कोशिश क्या होगी कि अगर समझौता हो ही नहीं रहा है तो हम अपनी मांग के लिए धरातल पर आ जाए। समझौते का प्रयास अब बेकार है, समझौता नहीं हो सकता। यदि समझौता नहीं हो सकता तो क्यों न हम अपनी मांग के लिए कुछ कठोर कदम उठाएं। यहां पर अब कठोर कदम की बात होगी। अब आप देखिए कि कठोर कदम गांधी जी के द्वारा क्या उठाया जाता है, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन भारत की स्वतंत्रता से पूर्व अंतिम आंदोलन। इसके बाद फिर कोई आंदोलन नहीं हुआ और यही आंदोलन गांधी जी का लास्ट हो गया।
ठीक है। फिर इसके बाद किसी जरूरत ही नहीं पड़ी, भारत स्वतंत्र हो गया, चीजें बदल गई। जब सारी चीजें बदल गई तो व्यवस्था भी तो बदलेगी, ठीक है। देखिए, इसी भारत छोड़ो आंदोलन को हम अगस्त क्रांति भी कहते हैं। कारण ये था कि इस आंदोलन का श्री गणेश अगस्त में ही हुआ। डेट थी 8 अगस्त 1942, ठीक, इसलिए अगस्त क्रांति भी कह दिया गया। और अगस्त क्रांति जो कहा है, इसकी तुलना वो डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद सर ने की, ठीक है। उन्होंने इसकी तुलना की है बास्तिल दुर्ग के पतन और रूस की क्रांति से, ठीक है, ये तुलना की इन्होंने। अब देखिए, 1942 के आसपास सेकेंड वर्ल्ड वॉर अपने चरम पर था। सोचने वाली बात है। देखिए, वैश्विक घटनाएं कैसे दूसरे देशों को प्रभावित करती हैं, ये यहां दिखेगा, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध अपने चरम पर है। अब अगर विश्व युद्ध चल रहा और ये वैश्विक है और भारत भी को भी उस विश्व युद्ध में सम्मिलित कर लिया गया, तो स्वाभाविक है इस युद्ध का प्रभाव भारत पर भी पड़ता। पक्का भारत पर भी पड़ेगा। और अगर युद्ध का प्रभाव भारत पर भी पड़ता है तो प्रभाव क्या हो सकते हैं? पहला, वस्तुओं की कमी, ठीक। पहला, वस्तु में क्या हो सकते हैं? कपड़े हो सकते हैं, पट्टी होती है, चिकित्सा सेवाएं हो सकती हैं, दूसरी भी वस्तुएं हो सकती हैं, क्योंकि जो फैक्ट्रियां हैं वो तुरंत अपना रूप चेंज करेंगी और युद्ध सामग्री बनाने के उसमें लग जाएंगी, क्योंकि इस समय में युद्ध सामग्री की डिमांड ज्यादा होगी, उसमें प्रॉफिट ज्यादा मिल सकता है, तो वो चीजें हो जाएंगी और दूसरी चीजों का उत्पादन कम हो जाएगा। वस्तुओं की कमी से वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि, ठीक। दूसरा, जन धन की हानि। तीनों चीजों की। अब अगर ये स्थिति है, वस्तु के मूल्य में वृद्धि हो रही है, वस्तुओं की कमी हो रही है, जन धन की हानि हो रही है, तो क्या इन चीजों का प्रभाव सामान्य जनता पर पड़ेगा या नहीं? स्वाभाविक है, जनता प्रभाव तो पड़ेगा भाई। महंगाई बढ़ने पर प्रभाव तो सबको पड़ता है, तो प्रभाव तो यहां पर भी पड़ता। अब ऐसे में गांधी जी ने एक बात कही, गांधी जी ने एक बात कही, कहा कि भारत में संवैधानिक गतिरोध तभी दूर हो सकता है जब अंग्रेज भारत से चले जाएं। दूसरी तरफ गांधी जी ने एक बात और कही। गांधी जी ने यह कहा कि अगर भारत को छोड़ना ही है तो जापान के लिए मत छोड़ो, भारत को भारतीयों के लिए और व्यवस्थित रूप से छोड़ो, क्योंकि हम जिंदगी भर गुलाम नहीं रह सकते, सदियों तक गुलाम नहीं रह सकते। तुम्हारी गुलामी से छूटे तो जापान की गुलामी करें, तो ऐसा न करो। अगर जापान जीत रहा है, क्योंकि जिस समय की ये बात है, इस समय तक बर्मा, मलाया, सिंगापुर, ये सब पर जापान का अधिकार हो चुका था। ब्रिटिश सेनाएं इन जगहों पर पराजित हो रही थी। तो गांधी जी को भी या ब्रिटिश सरकार को भी ये लगने लगा था कि ऐसा नहीं, अब नेक्स्ट टारगेट जापान का भारत होगा, और अगर भारत पर जापान विजय प्राप्त करता है तो भारत जो है वो पूरे जापान की गुलामी करने लगेगा। इसलिए गांधी जी ने कहा कि भारत को अगर छोड़ना ही है तुम, तो जापान क्यों विजयी हो, उससे पूर्व ही तुम
भारत को भारतीयों के लिए व्यवस्थित रूप से छोड़े चले जाओ और भारत तुम्हारे समर्थन में खड़ा रहेगा। हम लड़कर के जापान से जैसा चाहे वैसी व्यवस्था, और अगर हम तटस्थ रहते हैं तो स्वाभाविक है जापान हमारे साथ हो सकता है अच्छा व्यवहार करे या हमारे ऊपर आक्रमण ना करे, कुछ भी हो सकता था, जो भी हो, ठीक है। तो ये बात थी। अब गांधी जी के इस विचार पर, जो भी बात उन्होंने कहा, इस पर विचार करने हेतु ठीक एक समिति बैठक हुई, कांग्रेस कार्य समिति की बैठक, कांग्रेस कार्य समिति की बैठक वर्धा में हुई। ठीक, वर्धा में हुई, जिसमें गांधी जी के इन बातों पर सभी ने पूर्ण समर्थन किया। ठीक है, इससे पहले स्थिति ये थी, गांधी जी ने हरिजन, जो उनका एक पत्र था 34 के पश्चात आया, हरिजन में वो जो जापान वाली बात थी कि अगर छोड़ना ही है तो जापान के लिए मत छोड़ो, बल्कि भारत को भारतीयों के लिए एक व्यवस्थित रूप से छोड़ो, ये हरिजन में अपना छापा उन्होंने, हरिजन पत्र में छापा था। और इसी सब पे ये बात आई, चीजें आई, और बाद में जब समर्थन मिला गांधी जी को, तो अब गांधी जी की भाई इन सब बातों पर पूर्ण कांग्रेस कार्य समिति समर्थन दे रही है। तो अगर समर्थन दे रही तो खाली समर्थन देने से थोड़े हो जाएगा। अब समर्थन देने के बाद गांधी जी को प्रेरित होना था एक नए आंदोलन के लिए। समर्थन तो दिए इन सब पर, लेकिन अभी कार्य समिति आंदोलन करने के लिए तैयार नहीं थी। तो जब आंदोलन के लिए नहीं तैयार है तो गांधी जी ने इसी वर्धा में कांग्रेस को चुनौती देते हुए चुनौती दी, और उसमें यह कहा कि यदि कांग्रेस आंदोलन नहीं करती तो ठीक है, ना करें, मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। ये इसी समय कहे हैं, मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। सोचिए, इतना गुस्सा भरा था गांधी जी में आंदोलन करने के लिए। गांधी जी अब पूर्णतः तैयार थे, ठीक है। और अंततः जब गांधी जी ने चुनौती दे दी तो डर तो लगेगा ही कि गांधी जैसा सिरकिटिया पहलवान ये चुनौती दे रहे हैं। एक कमजोर सा कृष्णकाय पुरुष, बुजुर्ग व्यक्ति हैं, 70 साल की उम्र हो गई है, ऊपर रहे थे, वो व्यक्ति ऐसी चुनौती संपूर्ण कांग्रेस को दे रहे हैं। ठीक, परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि इस वर्धा सम्मेलन में कार्य समिति ने अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित कर दिया। देखिए, अब अगर प्रस्ताव पारित हो गया अंग्रेजों भारत छोड़ो, तो स्वाभाविक है भाई, ये प्रस्ताव पारित हुआ है तो इस प्रस्ताव पर कार्य भी तो किए जाएंगे। ठीक, अब देखिए, कहते हैं अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन की भी घोषणा नहीं हुई, इससे पूर्व, आंदोलन की घोषणा से पूर्व, दिख रहा है, हाँ, घोषणा से पूर्व 1 अगस्त 1942 को 1942 को इलाहाबाद में तिलक दिवस मनाया गया।
देखिए दो चीजें, तिलक फंड और तिलक दिवस। तिलक फंड की स्थापना असहयोग आंदोलन के दौरान हुआ और तिलक दिवस भारत छोड़ो आंदोलन से जस्ट पहले मनाया गया। ठीक है, अब तिलक दिवस भी मना दिया गया। तिलक दिवस मनाने का तात्पर्य क्या था? तिलक जी के नाम पर जनता आंदोलन के लिए तैयार है कि नहीं, इस बात की जांच करना। अब जांच भी हो चुका था, तो अब खाली क्या होना था? प्रस्ताव को घोषणा होनी थी। केवल अब प्रस्ताव की घोषणा हो जाए, बस आंदोलन प्रारंभ हो जाता। ठीक, अब देखिए आगे क्या हुआ। 7 अगस्त 1942 को, 7 अगस्त 1942 को बंबई के ग्वालिया टैंक मैदान में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। ठीक, ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस का अधिवेशन होता है। अब अगर ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तो अधिवेशन में महत्वपूर्ण बात क्या रही होगी? कहते हैं इस अधिवेशन की अध्यक्षता अबुल कलाम आजाद ने की। ठीक, नेहरू ने इसी अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश किया। ठीक, कहते हैं यह प्रस्ताव थोड़े बहुत संशोधनों के साथ, और थोड़ा बहुत संशोधन किया गया, थोड़े बहुत संशोधनों के साथ 8 अगस्त 1942 को स्वीकार कर लिया गया। प्रस्ताव थोड़े बहुत संशोधनों के साथ 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस कार्यकारिणी ने स्वीकार कर लिया। अब देखिए, अब अगर कार्यकारिणी ने स्वीकार कर लिया 8 अगस्त को, तो भाई आंदोलन स्टार्ट, यही तो होगा भाई। स्वीकार करने का मतलब हुआ कि आंदोलन स्टार्ट, और आंदोलन स्टार्ट होने का मतलब हुआ कि सरकार के ऊपर और ज्यादा दबाव, समस्या तो वो होती। ठीक है, इसी समय देखिए गांधी जी ने लगभग 70 मिनट का भाषण दिया। सोचो 75 साल की उम्र, 74 साल की उम्र में गांधी जी 70 मिनट तक लगातार, इतना बुजुर्ग व्यक्ति इतने लंबी देर तक लगातार भाषण दे रहा है। और इसी भाषण के दौरान उन्होंने एक नारा दिया, करो या मरो का। कहते ये जो भाषण दे रहे थे तो सीतारामैया भी वहां थी। सीतारामैया ने उसमें भाषण, भोजपुर भाषण, इतने आक्रोश में उन्होंने देख करके जो लिखा है कांग्रेस के इतिहास में, उसमें उन्होंने कहा है कि उस दिन के भाषण में गांधी जी जब भाषण दे रहे थे तो ऐसा लग रहा था जैसे महात्मा गांधी कोई सामान्य व्यक्ति ना हो, उनके ऊपर ईश्वरीय छाया हो, उनके ऊपर पैगंबर की छाया हो। ऐसे लग रहा था कि पूर्ण साक्षात ईश्वर का प्रारूप या रूप लेकर के ही महात्मा गांधी जनता को संबोधित कर रहा है। बड़ी उत्कृष्ट भाषा उनकी। ठीक है, देखिए यहां पर आंदोलन हेतु लोगों को कुछ निर्देश भी दिया कि करना क्या क्या है। गांधी जी ने आंदोलन हेतु लोगों को
कुछ निर्देश भी दिया कि लोग करें क्या। ठीक है, निर्देश हम लोग देखते हैं, पहले इसे मिटा दें। गांधी जी द्वारा दिए गए निर्देश। गांधी जी द्वारा दिए गए निर्देश फर्स्ट। ठीक, चलिए गांधी जी के निर्देश फर्स्ट निर्देश में गांधी जी ने यह कहा कि जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो सरकार की नौकरी बजा रहे हैं, वो लोग नौकरी ना छोड़ें। अच्छी बात थी, इसके पहले नौकरी छोड़ने की बात कर रहे थे, इस बार पहली बार गांधी जी ये कह रहे नौकरी ना छोड़ें, बल्कि कांग्रेस के प्रति निष्ठा की घोषणा कर दें। बढ़िया है, इससे जो नौकरी करने वाले हैं उनको आर्थिक नुकसान भी नहीं होगा। निष्ठा की घोषणा आसानी से कर सकते हैं। उनके निष्ठा की घोषणा से सरकार पर एक दबाव बढ़ेगा कि चूंकि ये सारे कर्मचारी जो हैं वो कांग्रेसी हो गए, तो इनके कांग्रेसी होते हुए इसे बहुत अच्छे कार्य की उम्मीद नहीं किया जा सकता। यही तो समस्या आएगी। तो पहला ये था। दूसरा ये कहा कि राजे महाराजे जनता की प्रभुसत्ता को स्वीकार कर लें। राजे महाराजे भारतीय जनता की प्रभुसत्ता को स्वीकार कर लें। रियासतों की जनता को भारतीय राज्य का अंग घोषित करें। जनता को भारतीय राज्य का अंग घोषित करें। भाई राजाओं के लिए भी ये करना बहुत दिक्कत नहीं थी, क्योंकि जो राजे महाराजे थे वो भी अंग्रेजी शासन से कहीं न कहीं परेशान थे, एक दो को छोड़कर, जैसे सिंधिया थे। सिंधिया अंग्रेजों के बहुत वो थे। ठीक, थर्ड में इन्होंने कहा छात्र पढ़ाई तभी छोड़ें जब आजादी तक वे इस पर अडिग रह सके, यानी आजादी मिलने तक वे इस बात पर अडिग रह सके कि मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा। ठीक, छात्र पढ़ाई तभी छोड़े जब वे आजादी मिलने तक इस बात पर अडिग रह सकें। ठीक, नेक्स्ट निर्देश क्या था गांधी जी का? लास्ट निर्देश में इन्होंने काश्तकारों को निर्देश दिया। काश्तकारों से तात्पर्य है किसानों से, जो खेतीबाड़ी का कार्य करते थे, उनसे तात्पर्य है। लास्ट निर्देश काश्तकारों को दिया और इसमें यह कहा यदि जमींदार किसानों का साथ आंदोलन में ना दें, आंदोलन में किसानों का या आंदोलन का साथ ना दें,
तो कर न चुकता करें, ना दें तो किसान कर ना चुकता करें। ये निर्देश गांधी जी ने दिया। ठीक है, अब समस्या ये थी कि इन निर्देशों पर भारतीय जनता को अमल करना था, न कि गांधी जी को। बात तो आ गई। अब अगर इन निर्देशों पर भारतीय जनता को अमल करना है तो वो अमल भी गांधी जी के अकॉर्डिंग तो होता, और कहीं न कहीं ये सब भी चीजें थी, जैसे काश्तकारों का जमींदारों के प्रति दिया गया निर्देश कहीं न कहीं जमींदारों को अपने अस्तित्व को बचाने के लिए आंदोलन को समर्थन देना अनिवार्य करता, क्योंकि अगर टैक्स नहीं मिलेगा तो ब्रिटेन की गवर्नमेंट को आप टैक्स कैसे दे सकते थे, और टैक्स अगर मिलता है तो वो तभी मिलता जब आप आंदोलन को समर्थन देते। समर्थन देने का तात्पर्य वो आप ब्रिटेन के विरोध में जाए। ब्रिटेन के विरोध में न जाने का मतलब हुआ कि आप किसानों से टैक्स वसूल करें। पहले से ही किसानों को निर्देश दिया गया है कि मारे पीटे चाहे जोन करें, टैक्स नहीं देना है। अब तक तो ये था कि चलो मार लो पीट लो, टैक्स नहीं देंगे, लेकिन यहां तो सीधे सीधे कह दिया करो या मरो, मारोगे तो मारेंगे लेकिन टैक्स नहीं देंगे। तो जमींदारों के लिए मजबूरी हो गई, राष्ट्रीय आंदोलन का ही समर्थन कर दो, क्योंकि परिस्थितियां धीरे धीरे भारतीयों के अनुकूल आ रही थी, अंग्रेजों के विपरीत जा रही थी। बहुत ही जल्द अंग्रेजों को अब भारत छोड़ने के लिए विवश होना पड़ता। ठीक है, जैसे छात्रों से उन्होंने कहा कि पढ़ाई छोड़ो लेकिन बीच में पकड़ना नहीं, आजादी जब तक मिल न जाए तब तक मत पकड़ना। यानी पढ़ाई अगर छोड़ते हो तो दोबारा पढ़ाई स्वतंत्र भारत में ही करना। तो छात्रों के लिए भी अच्छा, छात्रों को भी ये लगा होगा नहीं अब गांधी जी बुढ़े में रंगत आ गई है, अब बुढ़ा पक्का जब तक आजादी नहीं मिलेगा तब तक आंदोलन स्थगित करने की घोषणा करेगा ही नहीं करेगा। तो एक विश्वास लोगों में आया। अब जैसे राजे महाराजों से कह रहे हैं भारतीय जनता की प्रभुसत्ता को स्वीकार कर लें, रियासतों की जनता को भारतीय राज्य का अंग घोषित करें। एक चुनौती है, क्योंकि प्रत्येक रियासत में भी जनता आंदोलन में सहभागिता कर रही थी, राजे महाराजे उन पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। स्वाभाविक था, हर जनता हर व्यक्ति भारतीय जो था वो ये चाहता था कि अंग्रेज भारत छोड़ के चले जाएं, और उसके लिए प्रत्येक व्यक्ति गांधी जी के नेतृत्व को स्वीकार भी कर रहा था। तो अगर गांधी जी के नेतृत्व को सभी स्वीकार कर रहे हैं तो कोई दिक्कत भी नहीं है। यहां पर तो बात वैसे ही थी। ठीक है, तो ये चीजें थी। कहते हैं कि ये निर्देश तो दिया, आंदोलन भी शुरू हो गया, लेकिन अगले ही दिन एक ऑपरेशन चलाया गया, नाम दिया गया ऑपरेशन जीरो आवर। है 9 अगस्त की सुबह ऑपरेशन जीरो आवर 8 अगस्त को प्रारंभ हुआ। ठीक है, 9 अगस्त 1942 की सुबह है। कहते बहुत प्रातःकालीन, रात 12 बजे के बाद से चालू हो गया था उठाना। ठीक है, सुबह ऑपरेशन जीरो आवर के तहत, ऑपरेशन जीरो आवर के तहत कांग्रेस के सभी बड़े नेता गिरफ्तार कर लिए गए। ठीक है, एक चीज तो हो गया। अब अगर सभी बड़े नेता गिरफ्तार हो गए हैं तो नेतृत्व कौन करता? प्रॉब्लम तो यहां आ गई। सब गिरफ्तार है तो नेतृत्व कौन करेगा? कोई ना कोई तो करता। बात तो यही आती। तो अब यहां क्या हुआ कि देखिए कैसे कैसे किया गया। गांधी जी, सरोजनी नायडू,
प्लस गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा गांधी, इनको कबा गांधी भी कहते थे, कि कस्तूरबा गांधी, ये 3 लोग गिरफ्तार करने के बाद पूना के आगा खां पैलेस में रखे गए। अब यहां एक ध्यान रखिएगा कि कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है कि गांधी जी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिरफ्तार करके पूना में कहां रखे गए थे। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आगा खां पैलेस में रखे गए और सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान यरवदा जेल में रखे गए। दोनों जगह पूना में ही है, ये ध्यान रखिएगा। कंफ्यूजन यहां हो सकता है, आपने यरवदा जेल याद रखा है, आगा खां पैलेस याद रखा है, अब टाइमिंग आपको याद नहीं है किस में कब था, तो वहां कंफ्यूजन हो सकता है। जहां आगा खां पैलेस हो वहां आप यरवदा जेल में टिक मार दें, और जहां यरवदा जेल हो वहां आप आगा खां पैलेस में टिक मार दें। तो बस यरवदा जेल छोटा है, आगा खां पैलेस बड़ा है। यरवदा जेल पहले आएगा, आगा खां बाद में आएगा। पहले छोटू में तो आता है कि बड़ा आएगा। भाई सीढ़ी चढ़नी है तो हम पहले पहली सीढ़ी चढ़ेंगे या 10वीं सीढ़ी चढ़ेंगे। धरती मारने की बात मत करना कि तुम बड़े भाई हो तो तुम पहले आए हो, छोटा वाला तुम्हारे बाद आया है। चढ़ाई की बात कर रहे हैं तो पहले हम सविनय अवज्ञा आंदोलन पढ़ते हैं, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, यरवदा, भारत छोड़ो आंदोलन, आगा खां पैलेस। ठीक है, चलिए अब देखिए अन्य नेता अहमदनगर के दुर्ग में रखे गए। कई बार क्वेश्चन आए हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के जो नेता गिरफ्तार किए गए कौन कहां रखा गया, इस पर पूछा गया। ठीक है, तो वो देख लेते हैं हम लोग। जवाहरलाल नेहरू, अल्मोड़ा की जेल में। अल्मोड़ा उत्तराखंड। जवाहरलाल नेहरू अल्मोड़ा की जेल में बंद किए गए। भाई बहुत दूर पहुंच गए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बांकीपुर जेल, पटना में बंद किए गए। मौलाना आजाद, अध्यक्ष महोदय अबुल कलाम आजाद, बांकुड़ा जेल। यानी प्रत्येक नेता को गिरफ्तार किया गया, यानी कांग्रेस नेतृत्व विहीन संस्था हो गई। तो अगर कांग्रेस नेतृत्व विहीन संस्था हो गई तो कांग्रेस के द्वारा कोई भी नया आंदोलन कैसे खड़ा किया जाता, समस्या ये थी। अब देखो इन लोग तो गिरफ्तार हुए नेताजी लोग, उसके बाद क्या किया, कांग्रेस को अवैधानिक संस्था घोषित किया गया। ठीक, कांग्रेस अवैधानिक संस्था घोषित हो गई। अब अवैधानिक संस्था घोषित होने से कांग्रेस की संपत्ति जब्त कर ली गई। पहला, ठीक है। दूसरा, किसी भी राष्ट्रीय संगठन द्वारा जुलूस निकालना प्रतिबंधित कर दिया गया। सोचिए स्थिति कैसे चेंज हो रही है। आप जुलूस नहीं निकाल सकते हो, कांग्रेस की जो भी बिल्डिंग जहां जहां भी संपत्ति रही होगी वो सारी खत्म, ब्रिटिश सरकार के अधीन। ठीक। दूसरा, कहते हैं इन सब के माध्यम से आंदोलन का कठोरता पूर्वक दमन किया गया।
कठोरता पूर्वक दमन किया जाने लगा। कोई भी थोड़ा सा नामचीन नेता कहीं भी मिल जाए गिरफ्तार कर लो, जेल में डाल दो। ये सब चीजें जब लगातार होने लगी तो अब ये हुआ कि आंदोलन तो करना है, आंदोलन तो चलना चाहिए। तो आंदोलन को चलाया कैसे जाए? तो उसके लिए कांग्रेस का एक ऐसा संगठन, एक ऐसा नेतृत्व जो दूसरे दर्जे के नेता थे, वो उभर कर सामने आता है, जिसने आंदोलन को भूमिगत रहते हुए चलाया। ठीक है, अब उसमें देखिए कैसे कैसे चीजें हुई, डालते हैं इसको। परिणाम स्वरूप ठीक है, एक भूमिगत संगठनात्मक ढांचा तैयार हुआ। ऐसे लोग जो कांग्रेस के द्वितीय श्रेणी के नेता थे उनके द्वारा, ठीक है, एक भूमिगत संगठनात्मक ढांचा तैयार हुआ। ठीक है, और इस ढांचे के अंतर्गत आंदोलन की बागडोर संभालने के लिए कुछ नए नेता आते हैं, जिसमें अच्युत पटवर्धन, बीजू पटनायक, अरुणा आसफ अली, बीजू पटनायक नवीन पटनायक के पिताजी थे, ध्यान रखिएगा। अरुणा आसफ अली, सुचेता कृपलानी, यूपी से संबंधित, राम मनोहर लोहिया, और छोटू भाई खुराड़ी, नाम थोड़ा सा टाइटल नाम है, कठिन है भाई, छोटू भाई खुराड़ी इत्यादि। ठीक है, इसी समय जयप्रकाश नारायण आंदोलन के दौरान हजारीबाग की केंद्रीय जेल में बंद थे। सोचिए, हजारीबाग के केंद्रीय जेल में बंद हैं और बंदा इतना साहसी कि केंद्रीय जेल से निकल भागे। पुलिस पकड़ नहीं पाई, या तो भाई भगाया गया हो, जो भी रहा हो, क्योंकि बहुत से ऐसे कर्मचारी भी थे जो इन नेताओं की हेल्प किया करते थे। उनको भी ये लगता था कि अंग्रेज गलत हैं और अंग्रेजों का शासन हमारे ऊपर नहीं होना चाहिए, कहीं ना कहीं अंग्रेजों को भारत छोड़ देना चाहिए। लेकिन चूंकि वो नौकरी की डोर में बंधे हुए थे, इसलिए वह खुलकर मदद नहीं कर पाते थे, क्योंकि उनको भी अपने पेट का सवाल था। ठीक है, अब जब ये निकल भागे तो चूंकि महत्वपूर्ण तो थे ही, और निकल भागने के बाद बंबई पहुंचे और वहां इन्होंने आंदोलन की बागडोर संभाली। ठीक है, यानी आप देखिए कौन कौन आ गया, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, बीजू पटनायक, अरुणा आसफ अली, अच्युत पटवर्धन, सुचेता कृपलानी और छोटू भाई खुराड़िक। अच्छे नाम। ठीक है, तो इन लोगों ने ये चीजें किया। अब देखिए दूसरी चीज, अब ये भाई कैसे करते, ये लोग भी तो नहीं निकल सकते हैं। स्थिति ये थी कि इन नेताओं को शहर में टहलने के लिए प्रतिदिन उद्योगपति जो वर्ग थे, प्रतिदिन अलग अलग कार देते थे, वो लोग व्यवस्था करते थे। कभी इनकी कार आ गई, कभी उनकी कार आ गई, कभी उनकी कार आ गई, कभी, मतलब संगठन इतना गुप्त रखा गया, इतनी गुप्त तरीके से चीजें हो रही थी
कि अंग्रेजों को भनक भी नहीं लग रही थी और ये नेता गुप्त रहते हुए आंदोलन को पूर्णतः संचालित कर रहे थे। स्थिति ये थी, यानी आंदोलन कहीं न कहीं सफलता की राह पर था, लेकिन जिस हिसाब से आंदोलन को दबाया गया उस हिसाब से आंदोलन सफल नहीं हो पाया। देखिए और क्या कर रहे हैं, बंबई के विभिन्न केंद्रों से कई केंद्र बनाए इन्होंने बंबई में, और उन विभिन्न केंद्रों से इन लोगों ने, कुछ लोगों ने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण प्रारंभ किया। ये गुप्त रेडियो था, रेडियो स्टेशन थे जो उस समय, ये गुप्त रेडियो स्टेशन, और 14 अगस्त से इसका प्रसारण शुरू होता है। दो लोग थे, एक ऊषा मेहता और दूसरे थे बाबू भाई। ऊषा मेहता और बाबू भाई, ये दो लोग संचालन करते थे। पूरा देखभाल इन लोगों का था कि सरकार की नजर में ना आए। स्थिति ये थी कि इस रेडियो का जो प्रसारण था वो मद्रास तक सुना जा सकता था। ये हाल, संचार के साधन इतने अच्छे, ठीक, मद्रास तक सुना जा सकता था। और इस रेडियो पर प्रतिदिन रात्रि में राम मनोहर लोहिया का भाषण होता था। इस रेडियो पर प्रतिदिन रात्रि में राम मनोहर लोहिया संबोधित करते थे। ये लगातार चलता था। सोचिए, टाइमिंग फिक्स है, इतने बजे प्रसारण होगा, लोहिया जी को सुनना हो सुन लो। ऐसी स्थिति कि पुलिस घर से बाहर भी किसी को नहीं निकलने दे रही है। युद्ध की स्ट्रेटजी, सारी आंदोलन की स्ट्रेटजी बनानी है, कैसे किया जाए। पता चला रात 12 बजे रेडियो ऑन था, चैनल ऑन था, अभी तक टी वाली घंटी बज रही थी। अचानक मेरे प्यारे मित्रों एंड दोस्तों की बात आ जाती है। पता चलता है राम मनोहर लोहिया जी संबोधित कर रहे हैं, आगे की रणनीति बता रहे हैं। युद्ध के इस माहौल में आंदोलन जब इतने क्रूरतापूर्वक, कठोरतापूर्वक दबाया जा रहा हो, तब आप उस आंदोलन को गति कैसे देंगे, आंदोलन को सुचारू रूप से कैसे चलाएंगे, ये सारी चीजें। और इतना होने के बाद भी नवंबर 1942 में ही पुलिस इस रेडियो का पता लगा पाई। और जब पता लगा लिया तो दोनों संचालनकर्ता कौन कौन, ऊषा मेहता और बाबू भाई, दोनों लोगों को 4 वर्ष जेल की सजा हुई। कुछ दिन था, एक कष्ट तो था ही। ठीक है, आगे निकालते हैं, थोड़ा आगे बढ़ा जाए। देखिए 13 फरवरी 1943 को 1943 सरकार ने आंदोलन के दौरान हुए विद्रोहों की जिम्मेदारी गांधी जी और कांग्रेस पर डाल दी। उसने कहा इसके दोषी गांधी जी और कांग्रेस है, इसलिए इनको सजा दिया जाएगा। गांधी जी को लगभग 6-7 साल की सजा हुई, 6 साल की। ठीक है, अब गांधी जी कैसे दोष मान ले, और इस जो दोष लगाए गए थे गांधी जी पर, जो आरोप आरोपित किए गए, वो गांधी जी के 1942 के भाषण पर केंद्रित थे।
गांधी जी ने कहा जो मैंने भाषण दिया था तो उसमें तो कुछ ऐसा था ही नहीं कि लोग हिंसा करें। पूर्ण मर्यादित और पूर्ण अहिंसात्मक भाषण दिया था। मैंने वहां ये नहीं कहा था कि तुम जाओ हिंसा करो, विद्रोह करो, ऐसा कुछ नहीं था। इसलिए मेरे ऊपर जो दोष लगाए गए हैं मैं पूर्णतः उसे अस्वीकार करता हूं और इन लगाए गए झूठे दोषों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। ये बात गांधी जी ने कही। देखिए, सरकार ने आंदोलन के दौरान हुए विद्रोहों के दौरान हुए विद्रोह, भाई काफी ज्यादा तोड़फोड़ हुआ था, चीजें हुई थी, नुकसान भी हुआ था सरकार को काफी ज्यादा। तो वो जो भी चीजें हुई थी वो सारा, ठीक है, विद्रोहों का पूरा दोष गांधी जी और कांग्रेस पर थोप दिया। ठीक है, अब समस्या ये था कि दोष हो तब तो स्वीकार कर लें, और जब दोष नहीं हो तो स्वीकार काहे करें। बात तो यही आती है। जैसे आप ही लोग हो तो अगर किसी घटना के लिए आप दोषी हैं तो आप उसको स्वीकार भी कर लेते हैं, या तो आप झूठ बोलने का प्रयास करते हैं कि नहीं हमने नहीं किया था, लेकिन आपको जब ये लगता है नहीं हम इसमें पकड़े गए हैं तो आप उसे स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन अगर आप किसी घटना के लिए दोषी ही नहीं हैं तब क्या आप उसे स्वीकार करते हैं? तब आप उसे स्वीकार नहीं करते, बल्कि अपने ऊपर लगे गए उन बेबुनियाद दोषों को गलत सिद्ध करने का पूर्णतः प्रयास करते हैं और आपको उसमें सफलता भी मिलती है। होता यही है। ठीक है, तो गांधी जी ने इन बेबुनियाद दोषों को, बेबुनियाद का मतलब हुआ कि ऐसे जिसका कोई साक्ष्य ना हो, ठीक, दोषों को अस्वीकार कर दिया। जितने भी दोष लगे थे उनके ऊपर सभी दोष अस्वीकार कर दिए और सरकार से एक निष्पक्ष जांच की मांग की। ठीक, जांच की मांग की। तो समस्या यही थी सरकार के लिए। सरकार स्वयं को थोड़े दोषी मानती, सरकार स्वयं को तो दोषी मानेगी नहीं। अब सरकार के लिए जरूरी ये है कि किसी न किसी को तो दोष सिद्ध करना ही था। तो अब गांधी जी मिल गए थे दोषी बनाने के लिए, तो उसने गांधी जी को दोषी बना दिया। अब जब गांधी जी को दोषी बनाया तो गांधी जी जैसे व्यक्ति कैसे दोष सिद्ध कर लेते, कैसे स्वीकार कर लेते दोष? तो गांधी जी तो दोष नहीं स्वीकार करेंगे। ठीक है, तो अगर गांधी जी दोष नहीं स्वीकार करेंगे तो सरकार को कुछ और करना पड़ेगा। जब इन्होंने मांग की तो सरकार ने इनकी इस जांच की मांग पर कोई ध्यान ही नहीं दिया। जांच की मांग पर कोई ध्यान नहीं दिया, यानी सरकार अभी भी तो गांधी जी को ही दोषी मानती, तभी तो ध्यान नहीं दिया। और अगर ध्यान नहीं दिया था सरकार ने तो समस्या तो होती ही होती। ठीक है, दिक्कत तो होती। अब ऐसे में गांधी जी ने कहा नहीं, ध्यान कैसे नहीं दोगे, ध्यान तो हम दिला के मानेंगे। 10 फरवरी 1943 को से गांधी जी ने 21 दिन के उपवास की घोषणा कर दी। और उपवास पर बैठ गए। सोचिए, गांधी जी जैसे व्यक्ति ये हैं कि जांच की मांग की, कहा इसको सही से चेक करो,
कोई कमेटी गठित करो, कमेटी जांच करे, यदि मैं उसमें दोषी हूं तो मुझे सजा दो, यदि मैं दोषी नहीं हूं तो आप मुझे सजा नहीं दे सकते। और अगर बिना दोष के ही आप सजा दे रहे हैं तो हम भूख से जान दे देंगे, करो सजा। अब गांधी जी जब भूख पर बैठ गए तो इसका एक प्रभाव तो पड़ता ही कि गांधी जी हैं, 43 की बात है, 74 साल की उम्र है। 74 साल की उम्र में ऐसे ही बहुत कमजोर थे, शरीर में केवल हड्डियां बची हुई थी, उस कंकाल तंत्र पर चमड़े की पालिश की हुई थी, मांस तो था नहीं गांधी जी के शरीर पर। तो वो पालिश और हड्डी कितने दिन चलता, समस्या ये भी थी। और गांधी जी अगर चले जाते हैं ऊपर अल्लाह मियाँ के यहाँ तो आंदोलन को नेतृत्व कौन देगा। तो जब 21 दिन के उपवास पर बैठे तो इसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा पब्लिक पर। हर व्यक्ति सरकार पर एक प्रेशर बनाने लगा कि नहीं, गांधी जी को रिहा किया जाए, गांधी जी को रिहा किया जाए। तो अगर गांधी जी को रिहा किया जाता है तो अच्छी बात है, ठीक है। देखिए अब गांधी जी उपवास पर और इसका प्रभाव क्या पड़ता है। कहते हैं जैसे ही गांधी जी ने उपवास शुरू की, इसका एक व्यापक प्रभाव जनता पर पड़ा। चारों तरफ सरकार पर दबाव डाला गया गांधी जी को रिहा करने के लिए। सरकार पर दबाव डाला गया गांधी जी को रिहा करने के लिए, ठीक है। यहां तक कि विदेशी समाचार पत्र व संस्थाएं भी गांधी जी के रिहा करने का सुझाव देती हैं। विदेशी समाचार पत्र व संस्थाएं भी गांधी जी को रिहा करने का सुझाव देती हैं। अब देखिए स्थिति क्या है। सरकार की और सरकार चाहती नहीं थी कि गांधी जी को रिहा करें, क्योंकि वो घमंड में चूर थी। जब इतना प्रेशर पड़ने लगा तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे चर्चिल, लोग बात कर चुके हैं द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल का एक वक्तव्य खूब पूछा जाता है, पूछते हैं ये सब चीजें, ठीक है, किसका था क्या था। उन्होंने ये कहा कि जब दुनिया में हम हर कहीं जीत रहे हैं, जब दुनिया में हम हर कहीं जीत रहे हैं, तब ऐसे समय हम एक कमबख्त बुढ़े के सामने कैसे झुक सकते हैं जो सदियों से हमारा दुश्मन रहा हो। कमबख्त बुढ़ा, फुल पे आई थी, कमबख्तिस गड़ाने वाला नहीं होता, ठीक है। क्या कहा इन्होंने कि जब दुनिया में हम हर जगह जीत रहे हैं तो ऐसे समय में हम एक कमबख्त बुढ़े के सामने कैसे झुक सकते हैं जो सदियों से हमारा दुश्मन रहा हो। ये विंस्टन चर्चिल कहते हैं। यानी सरकार गांधी को रिहा करने के रुख पर कतई नहीं थी, वो नहीं चाहती थी कि हम गांधी को रिहा करें। और यहां तक कि 21 दिन के दौरान यदि गांधी मर गए तो सरकार ने उस बाद मरने गांधी जी की डेथ के बाद क्या घटित होगी इस सब की पूरी तैयारी कर ली थी। स्थिति ये था, पूना, बंबई यानी उसके आसपास के जो भी शहर थे सब जगह लगभग कोर्ट मार्शल वाली स्थिति थी। काफी ज्यादा संख्या में सेना बुला रखी थी, सेना लगा दिया गया था कि अगर विपत्ति की स्थिति आती है तो सेना के माध्यम से उसको दबा दिया जाएगा। लेकिन गांधी जी और महान, गांधी जी की हड्डी भी बड़ी मजबूत थी। गांधी जी ने जब देखा कि ऐसे नहीं होगा, पब्लिक बहुत दबाव से चुकी है, भारतीयों पर जो जुल्म ढाए जा रहे हैं वो अब वैश्विक समुदाय भी देख रहा है,
द्वितीय विश्व युद्ध लगभग अपने अंतिम पड़ाव पर है, सरकार प्रेशर में बहुत ज्यादा है। गांधी जी काम ही था भाई टेंशन देना और खुद निकल लेना। गांधी जी अचानक उपवास से बाहर, सोचिए क्या होगा। लेकिन दूसरे जो सदस्य थे उन्होंने सरकार का रुख देखा तो उसमें कुछ लोग जैसे वायसराय की काउंसिल के सदस्य, ठीक, सर मोदी अणे व सरकार, सर मोदी अणे व एन सरकार, इन तीनों ने काउंसिल, वायसराय की काउंसिल के सदस्य के पद से इस्तीफा दे दिया। ठीक है भाई, विरोध तो बहुत ज्यादा था। सरकार भी देख ही रही थी कि गांधी जी जैसा होशियार व्यक्ति तो जल्दी नहीं मिलेगा। बहुत चूतिया बने, बड़ी सेनाओं ने कर्जा किए, इतना रुपया बर्बाद कर दिए और उसके बाद फिर टन मार के खड़े हैं। ये तो बात था। तो ऐसे में सरकार ने बीमारी के नाम पर, कि बड़े बीमार हो गए जेल में, बीमारी के आधार पर 6 मई 1944 को गांधी जी को रिहा कर दिया। लेकिन कुछ घटनाएं हुई थी। इस बंदी अवस्था के बीच गांधी जी ने अपने 2 बड़े प्रिय व्यक्तियों को खोया था, जिनमें प्रथम थी कस्तूरबा गांधी और दूसरे थे इनके सचिव महादेव देसाई। ये दोनों लोगों की मृत्यु हो गई थी इस दौरान। गांधी जी निकले, बुजुर्ग थे, ये जानते ही थे ये दोनों चीजें तो कुछ हो ही सकती हैं, तो इनको भी बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं, लेकिन कष्ट तो होता है भी। पत्नी की मृत्यु हो रही है और आप जेल में हो तो दुख तो होता ही होता है, ठीक है। लेकिन इस आंदोलन के दौरान कुछ जगहों पर समानांतर सरकारों का गठन हुआ। समानांतर सरकार स्थापित किए गए। अब देखिए कहां कहां स्थापित किए गए थे। ठीक, जैसे पहली सरकार यूपी में ही की गई, वो भी बलिया में, और इसका नेतृत्व किया चित्तू पांडे। पांडे जी थे भाई महाराज, चित्तू पांडे ने। और विशेषता ये थी कि ये बलिया और गाजीपुर के क्षेत्र में प्रभावित थी। और इस चित्तू पांडे जी के नेतृत्व में जो सरकार हुई समानांतर, इसने लगभग बलिया और गाजीपुर के 10 पुलिस थानों पर कब्जा कर लिया था। पूर्णतः इनकी सरकार चलती थी, इनके अनुसार सब कुछ होते थे। दूसरी, पश्चिम बंगाल का तामलुक, ठीक है, यहां पर एक जातीय सरकार की स्थापना हुई। सरकार की स्थापना हुई। विशेषता देखिए, ये बंगाल के मिदनापुर जिले में स्थित था, ठीक। और 1944 तक चलती रही।
2 वर्ष लगभग चली है सरकार, ये 2 वर्ष तक सरकार इसको हटा नहीं पाई। ठीक है, इसी दौरान जब इसका दमन किया जा रहा था या वो चीजें, तो वहां पर एक 74 वर्षीय विधवा महिला, नाम था मातंगिनी हजारा, मातंगिनी हजारा आंदोलन में ये भी थी और राष्ट्रीय झंडा लिए हुए थे। राष्ट्रीय झंडा, मातंगिनी हजारा ने राष्ट्रीय झंडे को गोली लगने के पश्चात भी गिरने नहीं दिया था। सोचिए, इतनी बुजुर्ग महिला, 74 नहीं 73 वर्षीय, गांधी जी 74 हो गए। ठीक है, इतनी बुजुर्ग महिला और उनमें एक ऐसा राष्ट्र प्रेम, वो किसकी वजह से था पता नहीं, लेकिन हाँ, इस राष्ट्र प्रेम में गांधी जी की भूमिका काफी थी। नेक्स्ट जो बनी थर्ड, वो बनी महाराष्ट्र के सतारा में। सतारा में महाराष्ट्र, और इसके प्रमुख थे वाई.बी. चौहान। वाई.बी. चौहान सर्वाधिक दीर्घजीवी थी। वो 1945 तक रही, चलती रही। ठीक, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं कि समानांतर सरकारों में सर्वाधिक दीर्घजीवी कौन थी, तो वो सतारा की समानांतर सरकार। जातीय सरकार का संबंध किससे था, तो तामलुक से था। यूपी में स्थापित कौन सी थी, तो बलिया की चित्तू पांडे। ठीक है, बलिया में जो समानांतर सरकार चित्तू पांडे, वो। तो ये चीजें आती हैं। ठीक, अब ये देखिए कि भारत छोड़ो आंदोलन के विरोध में प्रतिक्रियाएं किसने, यह सबको थोड़ा अच्छा लगता है, कुछ को तो बुरा लगा होगा। तो अब ये देखिए कि बुरे वाले कौन थे, ऐसे लोग जिनको ये बुरा लगा। ठीक है, चलिए आते हैं इस पे भी। प्रतिक्रिया, साम्यवादी दल बहुत बड़े राष्ट्रवादी ये बनते हैं, लेकिन भारत की आजादी में बहुत बड़ा योगदान नहीं है इनका, खुद कुछ नहीं कर पाए। नेतृत्व अपना रूस से स्वीकार करते थे, रूस के अकॉर्डिंग ये कार्य कर रहे हैं। अरे आप एक स्वतंत्र देश में नहीं बल्कि एक उपनिवेश में थे, आपको वहां की राष्ट्रीयता समझनी चाहिए थी, अलग अलग चीजें। तो इनका कुछ और हैं, बहुत से महान महान लोग हैं जिनका काम ही था हर चीज का विरोध करना। ठीक है, साम्यवादी दल, मुस्लिम लीग, इनका चलता तो अंग्रेजों को जाने नहीं देते, ऐसा लगता था कि अंग्रेज इनके दामाद थे। मुस्लिम लीग, उदारवादी, इस उदारवादी में दो लोग थे, एक थे तेज बहादुर सप्रू, और थे सी राजगोपालाचारी। इन्होंने भी प्रतिक्रिया दी थी, बताते हैं क्या क्या था। ठीक, एक और थे, ये हमेशा विरोध करते थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। हिंदू महासभा, हिंदू महासभा
और अकाली दल इन लोगों ने आंदोलन की आलोचना की थी। विरोध नहीं किया, आलोचना की कि काहे स्टार्ट कर दिया गया, कोई जरूरत नहीं थी। इस समय ब्रिटिश सरकार इस समय एक ऐसे युद्ध में फंसी हुई है, तो इस समय आप अपनी मांग रखो, वो अच्छा नहीं है। ऐसा करो कि युद्ध जब खत्म हो जाए तब आप अपनी मांग रखो, क्योंकि ये बहुत गलत बात है किसी की विपत्ति में और ज्यादा डंडा कर देना। ये सब सोचो कितने अच्छे हैं। अरे खुद साले खुद भूखे मर रहे हो, तो कम से कम ऐसा तो ना करो कि आगे और भूखे मरो, अपने बच्चों को भी भूखे मराओ। अगर आप भूखे मर रहे हो तो कुछ ऐसा करके जाओ कि आपके बच्चों को वो समस्या ना देखनी पड़े। लेकिन ये लोग इससे नहीं सीखने वाले थे, इनको चाहिए था हम भूखे मरे हैं तो लौंडा भी भूखा मरेगा, हमारी रैंकिंग हुई है तो दूसर के भी रैंकिंग करेंगे। एक सोच थी, ठीक है। देखिए, तेज बहादुर सप्रू ने कहा आलोचना में, सप्रू ने कहा अविचारित तथा असामयिक, बताया इन्होंने, अविचारित तथा असामयिक, यानी विचार नहीं किया गया और समय के अनुकूल नहीं है। वही चीजें युद्ध में है तो अभी न करो, बाद में कर सकते थे, विचार करके करना चाहिए था। अंबेडकर जी ने देखो क्या कहा, अनुत्तरदायीपूर्ण और पागलपन भरा कार्य सोचिए, ये अंबेडकर जी जैसे व्यक्ति कह रहे हैं, ठीक है। जबकि विदेशी शक्तियां क्या कहती थी, चीन के शासक चियांग काई शेक, चियांग चिलगम काई पानी पास लगता है और शेक मैंगो। चियांग काई शेक ने फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को पत्र लिखा और उसमें उन्होंने कहा उस पत्र में कि अंग्रेजों के लिए श्रेष्ठ नीति यह है कि वे भारत को अब स्वतंत्र कर दें, ठीक है। और रूजवेल्ट ने भी चियांग काई शेक की इन बातों का समर्थन किया था। सोचिए, ठीक, समर्थन कर रहे हैं। तो ये चीजें थी, कुछ भारतीय विरोध भी कर रहे थे, कुछ विदेशी शक्तियां समर्थन कर रही थी। वो भारत की आजादी के लिए एक दूसरे से पत्र व्यवहार का भी कर रहे थे, पत्र व्यवहार भी कर रहे थे। लेकिन कुछ भारतीय विभीषण के रूप में राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करने की भी कोशिश कर रहे थे। तो ये सब विभीषण है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन तो समाप्त हो चुका था, सरकार दबा चुकी थी। अब द्वितीय विश्व युद्ध से भी लगभग सरकार जीत चुकी थी, बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं थी। तो अब स्थिति कुछ न कुछ तो दिक्कत होती। ऐसे में गांधी जी की अनुमति से CR फार्मूला, सी राजगोपालाचारी के द्वारा यह फार्मूला दिया गया 10 जुलाई 1944 को, ठीक है। गांधी जी से इन्होंने अनुमति प्राप्त की और जब गांधी जी अनुमति दे दी तब इन्होंने अपना यह फार्मूला दिया। CR यानी राजगोपालाचारी बात समस्या ये हो जाएगी कि CR से जैसी बात करेंगे तो CR दास की बात आ जाती है। तो CR फार्मूला से तात्पर्य है सी राजगोपालाचारी से,
जो दक्षिण के एक महत्वपूर्ण नेता थे और ये कांग्रेस और लीग के मध्य समझौते के पक्षधर थे। ये चाहते थे कि समझौता हो जाए, विभाजन की बात न स्वीकार करो। ठीक है, गांधी जी की स्वीकृति से इन्होंने एक योजना प्रस्तुत की। गांधी जी की स्वीकृति से एक योजना प्रस्तुत की। अब देखिए योजना में है क्या क्या, इनके कुछ न कुछ तो किया होगा। इन्होंने कहा लीग स्वतंत्रता की मांग का समर्थन करे, लीग स्वतंत्रता की मांग का समर्थन करे। चलो ठीक, लीग स्वतंत्रता की मांग का समर्थन करे और अस्थायी सरकार के गठन में सहयोगी की भूमिका अदा करे। और अस्थायी सरकार के गठन में सहयोगी की भूमिका अदा करें। ये तो थोड़ी सी कम हो गई है लग रहा है। ठीक, दूसरा इन्होंने जो कहा उसमें यह कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात सरकार उत्तर पश्चिम व पूर्वी भागों के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों के सीमा निर्धारण हेतु एक कमीशन का गठन करें। ठीक है, देखिए सीमा निर्धारण हेतु यानी पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी वाला जो हुआ बांग्लादेश वाला, ठीक है, इन दोनों जगह पर जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं, पहले उसका एक कमीशन निर्धारित किया जाए जो सीमा का निर्धारण करे कि ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं। ठीक है, निर्धारण करने के पश्चात वयस्क मताधिकार के आधार पर संबंध विच्छेद हेतु प्रश्न का निर्णय किया जाए। ठीक है, चलो ये भी ठीक था। थर्ड में इन्होंने ये कहा कि मतगणना से पूर्व सभी दलों को अपने मत यानी अपने विचारों को रखने की पूर्ण आजादी, अपने विचार रखने की पूर्ण आजादी हो। जैसे आज होता है प्रचार सामग्री, वही था। ठीक, नेक्स्ट इसमें इन्होंने कहा कि विभाजन की स्थिति में रक्षा, व्यापार, संचार व अन्य विषय के बारे में आपसी समझौते की व्यवस्था की जाए। विभाजन को स्वीकार कर रहे हैं, विभाजन की स्थिति में रक्षा, व्यापार, संचार व अन्य के विषय में
विषय में आपसी समझौते की व्यवस्था की जाए। ठीक है, एक हो गया। चलो, आपसी समझौते की व्यवस्था भी हो जाएगी। नेक्स्ट, इसमें इन्होंने कहा कि उपर्युक्त शर्तें तभी मानी जाएं जब ब्रिटेन भारत को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता प्रदान कर दे। ब्रिटेन भारत को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता प्रदान कर दे। ठीक है, ये चीजें आएंगी। अब देखिए, अब समस्या ये था कि सीआर फार्मूला जो आया है, पर मिटा दे थोड़ा सा। ठीक है, गांधी जी की सहमति से था, यानी गांधी जी ने इस पूरे फार्मूले पर विचार भी किए होंगे ताकि विभाजन को रोका जा सके। ठीक, जिन्ना ने इसे अस्वीकार कर दिया। अब बात चलेगा जिन्ना को मनाने के लिए। ठीक, परिणाम स्वरूप थोड़ा सा प्रयास किया गया और अंततः 9 से 27 सितंबर के बीच, 9 सितंबर से 27 सितंबर के बीच गांधी जी व जिन्ना के मध्य बातचीत चलती रही। इसी दौरान गांधी जी ने जिन्ना को कायदे आजम इसका मतलब होता है महान नेता कहा और सम्मान में वृद्धि की। ठीक, लेकिन कहते हैं ना कि जब कोई जिद पर ही अड़ा हो तो उसको सम्मान नहीं देना चाहिए, बल्कि जूता निकाल के 8-10 जूता मार देना चाहिए। पक्का है उसकी जिद टूट जाएगी। लेकिन जब प्यार से आप मनाने की कोशिश करेंगे तो वो और ज्यादा जिद करने लगता है। तो जिन्ना को भी अगर गांधी जी ने 8-10 जूता मार दिया होता तो ज्यादा सही था। स्थिति क्या थी कि इतना होने के बाद भी जिन्ना पाकिस्तान की मांग पर अड़े रहे। ठीक, और वार्ता को असफल कर दिया। ठीक है, कालांतर में इसी फार्मूले के आधार पर आगे चलकर कालांतर में इसी फार्मूले के आधार पर भारत विभाजन हुआ। ठीक है, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राजगोपालाचारी पहले कांग्रेसी थे जिन्होंने भारत विभाजन को स्वीकार किया था, या लीग की पाकिस्तान की मांग का समर्थन किया। तो ये चीजें थी। अब इसी के बाद फिर नए वायसराय, नई चीजें, उन्होंने फिर समझौते की बात चालू की।
क्योंकि अब वायसराय इस समय थे लॉर्ड माउंट विस्काउंट वावेल। उन्होंने सोचा कि गतिरोध कैसे कुछ दूर हों, अच्छे हों, ठीक हों, ठीक है। तो अब वेवेल योजना इसके बाद, और उसको हम लोग अब अगली क्लास में देखते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए या देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।